हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें मैं आपका साइंस का पोर्शन कवर कर रही थी। तो साइंस में आप तक आपके रेलवे में आए हुए सभी एग्ज़ाम के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रही थी, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स जो साइंस के रिलेटेड हैं प्लस कॉन्सेप्ट आपके सारे कवर करवाए जा रहे थे। तो आप रेलवे का चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, ठीक है, सारे एग्ज़ाम्स को यहाँ पे कवर करा जा रहा है और सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो उस टॉपिक पे हम क्वेश्चन करेंगे। आज का आपका टॉपिक रहेगा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो कि पुराने सालों में आए हुए हैं उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रेशर इज़ मेज़र्ड बाय, प्रेशर जो है हम किससे मेज़र करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मास एंड डेंसिटी, वर्क डन, फोर्स वर्सेस एरिया या फिर फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, दाब को मापा जाता है द्रव्यमान और घनत्व से किया गया कार्य या फिर बल बनाम क्षेत्रफल या फिर बल और दूरी, ठीक है। तो देखिए, प्रेशर का हमारा जो फॉर्मूला रहता है या दाब का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम कह सकते हैं बल अपॉन एरिया, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल, है ना, उसको हम आपको दाब कहते हैं। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्स वर्सेस एरिया। यहाँ पे वर्सेस नहीं हो जाएगा, अपॉन होगा, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया या क्षेत्रफल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऐसे ही हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको बोला गया है फॉर एनी अप्लाइड फोर्स इफ़ द एरिया इज़ लेस द प्रेशर विल बी। आपको बोला गया है किसी भी क्षेत्रफल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव होगा, है ना। तो देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर देखिए यहाँ बोला गया है कि अगर एरिया कम है, हम जहाँ पे इस फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कि फोर्स क्या है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे अगर एरिया कम है तो प्रेशर हमारा क्या होगा, दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मोर। प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा अगर एरिया कम है, राइट। चलिए, ऐसे अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। यहाँ पे हमको प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है ना। तो पहले तो हमको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम उसका क्या विमीय सूत्र या जिसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं वो हम उसका रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। अब यहाँ पे हम फोर्स का, पहले तो हम फोर्स का देख लेते हैं। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। फोर्स की भी तो हमें पता होनी चाहिए डायमेंशन, तभी तो हम प्रेशर की निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम मास की और एक्सीलरेशन की डायमेंशन लिख देंगे, वही हमारी फोर्स की हो जाएगी। यहाँ पे मास की हुई m और एक्सीलरेशन की हुई Lt-2। तो दिस विल बी इक्वल टू mLt-2। ये हो गई हमारी फोर्स की डायमेंशन। और एरिया की क्या होती है, एरिया की तो हमारी L स्क्वायर हो ही जाएगी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A में। तो ये हो जाएगा, F की हो जाएगी mLt-2 और L की हो जाएगी 2, है ना। अब ये हम L की पावर 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा mLt-2, है ना। और ये L हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हमारी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या होगा, +1 - 2 इज़ -1 और t टू द पावर -2। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, mL-1 t-2। दिस इज़ योर डायमेंशन फॉर प्रेशर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज दाब को या दबाव को हम कैसे परिभाषित करते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये तो फोर्स होता है, बल होता है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम कुछ नहीं होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो डेंसिटी होती है। थर्स्ट पर यूनिट एरिया, ये ऑप्शन आपका सही है। थर्स्ट भी क्या होता है? एक तरीके का फोर्स ही होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। If we increase the area of given force, it increases the pressure. तो देखिए, अगर हम प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे प्रेशर इट इंक्रीजेज, ये क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे बढ़ जाता है नहीं होगा, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए। तो क्या होगा? डिक्रीजेस। अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ अ फ्लूइड इंक्रीजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। अगर इसमें कह रहा है जैसे जैसे किसी द्रव की मुक्त सतह की गहराई बढ़ती है, द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है? शून्य हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो देखिए, प्रेशर का एक फॉर्मूला और हम जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है रो जी एच, जहाँ पे रो क्या होता है आपका? रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को हम कहते हैं या घनत्व भी हम कह सकते हैं। ठीक है, घनत्व। और यहाँ पे जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है आपका? हाइट है। वो हाइट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आपकी डेप्थ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछा गया है कि अगर हाइट जो है या डेप्थ अगर इंक्रीज होती है तो प्रेशर क्या होगा? तो देखिए, हम यहाँ इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। तो यहाँ पे प्रेशर, अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इंक्रीजेस या बढ़ जाता है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एज द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाई, फिर से वही बात आ गई हमारी, फिर से सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है, रो जी एच। तो हम देख रहे हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट से, या जिसको हम डेप्थ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या कह रहा है कि डेप्थ ऑफ द फ्री सरफेस फ्लूइड डिक्रीजेस, अगर हाइट हमारी डिक्रीज होगी तो साइमल्टेनियसली प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, घटता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड जो है डिक्रीज होगा किसके इंक्रीज होने से? देखिए, प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया, मोमेंटम या फोर्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सभी के साथ जो है प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एरिया, क्योंकि प्रेशर और एरिया क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, किस उसके लिए बढ़ना किसको पड़ेगा? एरिया को बढ़ना पड़ेगा, क्षेत्रफल को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पूछा है व्हाट इज थर्स्ट पर यूनिट एरिया कॉल्ड? थर्स्ट जो कि एक तरीके का फोर्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रेशर, है ना। यहाँ पे P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, प्रेशर या दबाव आपका सही उत्तर है इस सवाल का। अगले क्वेश्चन में हमसे फॉर्मूला फिर से पूछा है। तो देखिए, प्रेशर पे आप सारे ही क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, है ना, कितने आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके सभी एग्जाम्स में। दाब का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? प्रक्षेपण इनटू एरिया, क्षेत्र पर यूनिट प्रक्षेपण, या फिर क्षेत्र प्लस प्रक्षेपण, या फिर प्रोजेक्शन अपॉन क्षेत्र। तो देखिए, यहाँ पर प्रक्षेपण की जगह लिखा होना चाहिए उत्क्षेप। ठीक है, उत्क्षेप मतलब होता है अपथर्स्ट, अपथर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपथर्स्ट अपॉन एरिया या क्षेत्रफल जो है आपका क्या हो जाता है? दाब। तो यहाँ पर हो जाएगा दाब इज इक्वल्स टू उत्क्षेप, आप नोट भी कर सकते हैं, अपॉन
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपथर्स्ट अपॉन एरिया इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में आप आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा है प्रेशर इनसाइड द कैबिन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड इज। अगर एयरक्राफ्ट में हमारा हाई एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई कर रहा है तो उसके अंदर का प्रेशर कैसा होगा? सेम एज आउटसाइड, जैसा बाहर है उसी की तरीके, या फिर बाहर की तुलना में कम, या फिर मोर देन आउटसाइड, या फिर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जैसा कि सी लेवल पे होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? आउटसाइड आपके बाहर का जो दबाव होता है वो कम होता है ना। तो यहाँ जो आपका एयरक्राफ्ट का जो दबाव होगा या प्रेशर होगा वो बाहर की तुलना में अधिक होगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, मोर इनसाइड देन आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है एट अ गिवन टेम्परेचर द एयर प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू। आपसे पूछा है कि एक निश्चित तापमान पर वायु दाब समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? ऑप्शन आपका दिया हुआ है घनत्व, वेग, दूरी या फिर आयतन। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो एच जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रो है दैट इज डिनोटिंग आपका डेंसिटी, या जिसको हम घनत्व भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ताप आपका देखिए वायु दाब किसका समानुपाती है? तो घनत्व का। डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाउ इज प्रेशर डिफाइंड? दबाव को कैसे परिभाषित किया जाता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया पर यूनिट प्रोपोर्शन, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए दबाव को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रणोद मतलब होता है अपथर्स्ट, ठीक है, अपथर्स्ट पर यूनिट क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको हम एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ प्रोपल्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? थर्स्ट पर यूनिट एरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर? तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमसे वाटर की डेंसिटी पूछा है ना, पानी का घनत्व पूछा है। तो ऑप्शन है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, 10 kg क्यूबिक पर मीटर, 1 kg क्यूबिक पर मीटर, या फिर 100 kg क्यूबिक पर मीटर। तो यहाँ पे वाटर का जो डेंसिटी होती है वो हो जाएगी 1000 kg क्यूबिक पर मीटर, ठीक है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, ये वाटर की डेंसिटी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। व्हाट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। मास प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या है? तो वो है घनत्व। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की डेंसिटी हमसे पूछा है। इज़ द डेंसिटी ऑफ सलाइन वाटर क्या होती है? लेस देन होगी, या फिर इक्वल होगी दोनों की, मोर होगी, या फिर नेग्लेजिबल होगी। शुद्ध जल के घनत्व खारे पानी के डैश के बराबर है। किससे होगा? कम होगा, बराबर होगा, अधिक होगा, या फिर नगण्य होगा। तो शुद्ध जल की या प्योर वाटर की डेंसिटी जो होती है वो खारे पानी से कम होगी, है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जितना ही हम उस शुद्ध जल में पानी मिलाते जाएंगे उसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई। किन कारणों से बादल जो है आकाश में तैरते हैं? लो टेम्परेचर की वजह से, लो स्पीड की वजह से, लो प्रेशर की वजह से, या फिर लो डेंसिटी की वजह से। तो क्योंकि हम जानते हैं बादल जो है कि किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं, डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, है ना। और किससे बने होते हैं? वाटर वेपर से बने होते हैं। तो उनमें क्या है? घनत्व उनका कम होता है, डेंसिटी कम होती है, इसी वजह से वो क्या करते रहते हैं? तैरते हैं। हमने पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, जिसकी भी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगा चीज़?
वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, है ना, इसीलिए क्लाउड्स भी फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज मोर देन वाटर, लेस देन वाटर, ज़ीरो या फिर सिमिलर टू वाटर। तो यहाँ पे आइस जो है वाटर पे फ्लोट कर रही है। क्यों फ्लोट कर रही है? कोई भी चीज़ फ्लोट इसलिए कर रही है किसी भी जगह पर क्योंकि उसकी डेंसिटी इन कंपेयर टू द जिसके ऊपर वो फ्लोट कर रही है उससे कम है, तभी फ्लोट कर रही है। तो यहाँ पे आइस की डेंसिटी क्या हो जाएगी? वाटर से कम हो जाएगी, लेस देन वाटर है इसीलिए वो फ्लोट कर रही है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज, डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, घनत्व को हम कैसे परिभाषित करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, थर्स्ट पर यूनिट एरिया या फिर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम या प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को ही हम घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी तरीके से अगले प्रश्न में हम आते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस? किसी चीज़ का क्या है? मास है, उसको हम क्या कहते हैं जबकि उसकी वॉल्यूम यूनिट हो यानी कि 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 103 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर और व्हाट इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। तो हमको सिल्वर की डेंसिटी पूछी हुई है। तो यहाँ पे सिल्वर का जो अपेक्षित वो होगा घनत्व होगा, रिलेटिव डेंसिटी होगी, वो कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे वाटर की 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर है, ये जो है 10⁻³ क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी पिछले क्वेश्चन में कि 1000 क्यूबिक पर मीटर होती है, तो यहाँ पे kg पर क्यूबिक मीटर है। तो यहाँ पे हम सिल्वर की निकालेंगे, वो हो जाएगी 10.8 जो कि हमको दिया है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है 10.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। द डेंसिटी इज रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डेंसिटी किसका रेशियो होती है? मास और वॉल्यूम का होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर, पानी के अपेक्षित में किसका घनत्व पानी से अधिक है? कॉर्क का, आइस का, आयरन नेल का या फिर थर्मोकोल का। तो देखिए जो चीज़ आप इमेजिन करिए, जो चीज़ पानी में क्या हो जाएगी? सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी, वो क्या होगा? उसका घनत्व पानी से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ डूब जाएगी? आयरन नेल आपकी डूब जाएगी। बाकी कॉर्क, आइस, थर्माकोल सारे क्या करेंगे? ये तीनों क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, है ना, जबकि ये क्या हो जाएगी? सिंक हो जाएगी। तो ए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ लोहे की कील। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10 इंटू 8 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg क्यूबिक मीटर। व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर? अब हमसे सिल्वर का पूछा है तो हम क्या बताएंगे? तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 10⁻³ से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 10.8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा 10.8 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्योंकि हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होगी, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मैटर और डेंसिटी ऑफ द होल मैटर, या फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो हाँ रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? या सापेक्ष घनत्व डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपल है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी उस सब्सटेंस की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी हम रखेंगे और यहाँ पे अपॉन में वाटर की रखेंगे, दैट इज़ अवर रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, फिर से हमसे रिलेटिव डेंसिटी पूछा गया है। देखिए अलग अलग एग्जाम्स में आपसे सेम टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सॉरी पहले वाले में इनटू था, अगले वाले में अपॉन है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर दोनों को ऐड कर दें। तो क्या करना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके जस्ट पहले हमने क्वेश्चन देखा, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन में पूछा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, आपसे पूछा है कि कणों में अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी, किन में होगी, गैसेस में, मेटेलॉइड्स में, सॉलिड में, या फिर लिक्विड में। तो देखिए जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं कि नहीं, तो उनको मूवमेंट करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा और उनको ज़्यादा मौका मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा इधर उधर जाते हैं। जबकि जो आपके सॉलिड के या फिर लिक्विड के हैं वो कंपैरेटिवली कम मूवमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गैस, इनको क्या है, गतिज ऊर्जा में ज़्यादा मैक्सिमम गतिज ऊर्जा उनकी होती है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है द सिचुएशन इन विच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, या फिर वेपर में। तो यहाँ पे देखिए आणविक आकर्षण सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, या जिसको हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं या एटम्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड रहते हैं, उससे ज़्यादा लिक्विड के थोड़े से दूर दूर रहते हैं, मतलब उतने भी कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़े दूर रहते हैं। और जो गैसेस के होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए ना तो इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही कोई शेप होता है। इसमें क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप नहीं होता, इसमें डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर यानी कि परम शून्य तापमान कब हमको प्राप्त हो सकता है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ ज़ीरो, जब वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, या फिर प्रेशर जब ज़ीरो हो जाए, काइनेटिक एनर्जी जब ज़ीरो हो जाए, या फिर स्पेसिफिक हीट ज़ीरो हो जाए, कब हमको परम शून्य तापमान प्राप्त होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आ गया। तो काइनेटिक थ्योरी में एक हैवी स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ज़ीरो, परम शून्य तापमान पर काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा आपकी शून्य हो जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ही हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the effect of increase in temperature on distribution of molecular speed in a gas is not true, इनमें से कौन सा जो है सत्य नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है the most probable speed increases, the fraction of molecules with the most probable speed increases, या फिर distribution becomes wider, या फिर area under distribution curve remains same as the lower temperatures। तो देखिए जो आपका बी वाला स्टेटमेंट है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, है ना, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये बढ़ता नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें गलत बताना है इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है सॉलिड डिफ्यूज इनटू लिक्विड एंड गैसेस इनटू लिक्विड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू रिगार्डिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन रेट ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स और गैसेस, या फिर rate of diffusion of gases is higher than that of liquids or solids, rate of diffusion of solid is higher than that of liquid or gases, या फिर rate of diffusion gases is less than that of liquids or solids। तो देखिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के कितने कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड देन दैट ऑफ सॉलिड्स, तो यहाँ पे कोई भी लिक्विड का, सॉलिड का या फिर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूज़न जो है वो हायर होगा
देन दैट ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड और लिक्विड्स के कंपैरिजन में गैसेस का डिफ्यूज़न मच और उसका रेट फास्टर होगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई देन रेट ऑफ एवापोरेशन इज़। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हाई हो जाता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाएगा। तो अगर देखिए एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स ज़्यादा है तो यहाँ से एवापोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वाटर वेपर्स है। अगर यहाँ पे ड्राई रीजन हो जाता, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कम होती तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता, हमारा ज़्यादा एवापोरेशन होता। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा ऑलरेडी वाटर वेपर्स है तो एवापोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एक्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑन अ कंटेनर इन द गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्टिक टू द वॉल ऑफ वेसल, डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स वॉल, या फिर चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल। तो यहाँ पे स्टिक टू द वॉल वेसल ऐसा नहीं है, डेसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर दीवार की ओर गति करता है, नहीं, बल्कि चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन इन वॉल, दीवार के टकराने से संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, इसके साथ भी जो है करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका एग्जाम में आया भी हुआ है। अगले प्रश्न पे हमसे पूछा है, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स इट्स टेम्परेचर, ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या हो जाता है, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, या फिर डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स इट्स टेम्परेचर। तो देखिए जब सॉलिड मेल्ट कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है कम हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ है इसीलिए वो मेल्ट करना स्टार्ट किया है, पर अगर आप वो मेल्ट कर गया है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो यहाँ पे टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर उसका बदलता नहीं है, उस वजह से नहीं बदलता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी अवस्था बदल रहा है ना, अपना स्टेट ऑफ मैटर बदल रहा है, फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ पे टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर उसका सेम है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। आज के क्वेश्चन यहीं तक, अगले कुछ और क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी जो कि हीट टॉपिक से रिलेटेड होंगे, हमारे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।